नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मेरे विचार से। आज के इस कार्यक्रम के अंदर जो विषय मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं वह है प्रधानमंत्री का कर्म, द कर्म ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो कि प्रधानमंत्री जी के कर्मों के ऊपर टिप्पणी करे, किंतु पूर्व के ऐसे दुखद अनुभव हैं, पूर्व के वर्षों में ऐसे दुखद घटनाएं घटित हुई हैं कि मेरे जैसा एक अति साधारण व्यक्ति भी दुस्साहस कर रहा है कि वो प्रधानमंत्री जी के कर्मों के ऊपर टिप्पणी करे। देखिए, जो भारत का प्रधानमंत्री है या किसी भी अन्य राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, वो उस राष्ट्र का प्रमुख प्रतिनिधि होता है, मुख्य प्रतिनिधि। और अगर वह कमजोर है, असक्षम है, निर्णय नहीं ले पाता है या किसी एक राजनीतिक दल के स्वामी की हाथों की कठपुतली है, तो विश्व के अंदर उस राष्ट्र की छवि धूमिल होती है और शत्रु राष्ट्रों को वो एक आसान शिकार प्रतीत होता है। और ऐसा हो भी रहा है भारत के साथ भी। होना तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री को सिंह के समान होना चाहिए, शेर के समान, और उस शेर की दहाड़ मात्र से शत्रुओं को हृदयघात आ जाए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा और कुछ बिंदुओं के रूप में मैंने प्रधानमंत्री के कर्म को उकेरा है, उतारा है। और ये कुछ ही बिंदु हैं। प्रधानमंत्री का कर्म इन बिंदुओं में सीमित नहीं है, असीम है प्रधानमंत्री का कर्म। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इसे शुरू करूँगा। देखिए, जो सर्वप्रथम मैंने बिंदु लिया है वह है भारतीय सेनाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भारतीय सेना का तात्पर्य ना सिर्फ भारतीय सेना के तीनों अंग हैं, जल, थल, वायु सेना, अपितु अन्य सेनाएं भी इसमें सम्मिलित हैं, जैसे अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य पुलिस, कोस्ट गार्ड आदि। जब भारतीय सेनाओं का नाम आता है तो हमें हमारे चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है, एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि भारतीय सेना भारत का गौरव है। यह हमें बाह्य शत्रुओं, आंतरिक शत्रुओं से तो बचाती ही है, मुख्यतः तौर पे बाह्य शत्रुओं से बचाने के अलावा जब भी कभी कोई बोरवेल में बच्चा गिर जाए, कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर कोई पुल खड़ा करा जा रहा है और वो पुल गिर जाए, देश में बाढ़ आ जाए, होटलों के अंदर आतंककारी घुस जाए, तो इन समस्त दुखद घटनाओं के अंदर भी भारतीय सेना हमेशा हमारे साथ में रहती है। भारतीय सैनिकों की हमेशा त्याग की भावना रही है। परिवार से दूर रहते हैं, त्योहारों में कभी सम्मिलित नहीं होते हैं, दुर्गम परिस्थिति के अंदर जीवन जीते हैं और आवश्यकता पड़े तो अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। इसके विपरीत क्या हो रहा है? इनको हमेशा प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही करने की ही नसीहत दी जा रही है। रिएक्टिव अप्रोच, यू रिएक्ट। जब आप पे हमला हो तब आप सोचें कि अब क्या करना है। शत्रु पर हम जब भी सीज फायर करता है शत्रु, सीज फायर का उल्लंघन करता है शत्रु और उसके बाद में हम पे बम गिराता है, गोले बरसाता है, तो हमेशा शांति बनाए रखने के निर्देश सैनिकों को दिए जाते हैं। अगर कोई प्रेरक कार्यवाही, मतलब प्रोएक्टिव एक्शन अगर कोई ले ले, तो इसे शत्रुओं के साथ हो रही कथित अमन की आशा में विघ्न मान के इनको चुप करा दिया जाता है कि तुम हमारी अमन की आशा खराब करना चाह रहे हो शत्रुओं के साथ में। सैनिकों द्वारा अगर गलती से कोई बेचारा आतंककारी मर जाए तब तो बहुत ही और भी दुर्गम परिस्थिति हो जाती है सैनिकों के लिए। मानवाधिकार वाले आ जाते हैं उस मरे हुए आतंककारी का पक्ष लेने के लिए और कहते हैं कि इसके मानवाधिकार का आपने हनन कर दिया है। देखिए, हम पर हमेशा से हमले होते आए हैं और हमारी एक ही कार्यवाही रही है कि हम हमलों का एक जवाबी कार्यवाही ही करते हैं। हमारी तरफ से कोई प्रोएक्टिव या प्रेरक कार्यवाही नहीं होती, चाहे इसे बाहर से हमले हों चाहे आंतरिक हमले हों। अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक समाचार पत्र के अंदर एक आर्टिकल छपा था, मैं उसके कुछ बिंदु हैं वो आप लोगों से साझा करूंगा। 11 मार्च 2014 सुकमा जिला छत्तीसगढ़, 15 जवान शहीद। 17 मई 2011 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ के 5 जवानों की हत्या। 8 मई 2010 छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बुलेट प्रूफ वाहन उड़ाया, 8 सीआरपीएफ जवान शहीद। 6 अप्रैल 2010, देखिए सबसे बड़ा हमला, दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 76 सीआरपीएफ और पुलिस के जवान शहीद।
76 CRPF और पुलिस के जवान शहीद हो गए। इसके अलावा और बहुत सारी इसमें लिखी हुई घटनाएं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहा। 4 अप्रैल 2010 11 जवानों की मौत, 15 फरवरी 2010 24 जवान शहीद, 13 अप्रैल 2009 10 पैरामिलिट्री जवान शहीद। इसी प्रकार से और भी आगे तक ये समस्याएं आ रही। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे जो सैनिक हैं वो मरने के लिए न्यौछावर किए जा रहे हैं। इससे मनोबल के अंदर, सैनिकों के मनोबल में बहुत भारी गिरावट होती जा रही है। जो ये सैन्य संस्थाएं हैं इनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठ रहे हैं, और साथ ही साथ जो विश्व है उसमें हमारे देश की एक कमज़ोर राष्ट्र की छवि बनती जा रही है। शत्रु राष्ट्र समझ गया है कि यह राष्ट्र कुछ करने वाला तो है नहीं, इसके ऊपर हमला कर दो। ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, मुंह खोलेंगे और निंदा करेंगे। जब भी हमला होगा तो जो राजनेता है वो कहते हैं हम इसकी निंदा करते हैं, और इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। एक मैं यहाँ पर तुलना करना चाहूँगा चीन के साथ में। चीन एक ऐसा राष्ट्र है जिसे 1949 के अंदर स्वतंत्रता मिली भारत के बाद में। और आप सब जानते हैं कि चीन आज किस क्षमता का राष्ट्र है। वित्तीय वर्ष 2013-14 का जो रक्षा बजट था चीन का, वो भारत के रक्षा बजट से 3 गुना था। साथ ही साथ इस वर्ष जो भारतीय सेना का जो रक्षा बजट है, जो भारत ने जो रक्षा बजट है वो 10% की दर से बढ़ाया है। बहुत ही कम है यह रक्षा बजट। चीन का रक्षा बजट 2014-15 मतलब ये जो वर्ष चालू होने वाला है, वह एक अमेरिकी अखबार के अनुसार 148 अरब डॉलर होगा। अब ये क्या होता है 148 अरब डॉलर? उसको यूं समझते हैं कि रूस, ब्रिटेन और जर्मनी, इन तीनों के अगर रक्षा बजट को जोड़ दिया जाए तो उससे भी अधिक। यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमें चीन की बराबरी करनी है, पर हमारा रक्षा बजट कम से कम इतना तो हो कि हमारे जो सेनाएं हैं वो क्षमतावान हो सकें, सैनिक हैं उनको अच्छे हथियार मिल सकें, अच्छा वेतन मिल सके, अच्छा जीवन जी सकें, अच्छे वाहन हो उनके पास में, अच्छे संचार की व्यवस्था हो। इसी के साथ में एक वोट बैंक की राजनीति भी इस बार खेली गई है। भारतीय सेना के अंदर समान पद और समान पेंशन का प्रावधान चालू कर दिया गया है, जिसके लिए जो स्वीकृत राशि है वो 500 करोड़ रुपए रखी गई है। बहुत ही कम है 500 करोड़ रुपए। और एक समाचार पत्र के आर्टिकल के अनुसार यह राशि 2500 करोड़ 2500 करोड़ रुपीस होनी चाहिए थी, बेयर मिनिमम। तो बहुत ही दुखद स्थिति बनती जा रही है। फिर भी भारतीय सेनाओं के चेहरों पे सदैव एक मुस्कान रहती है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं, वो भयभीत नहीं होते। ऐसे जो राजनीतिक कारण सेना को कमज़ोर बनाने के लिए उत्पन्न होते हैं वो भयभीत नहीं होते हैं। उपाय तो खैर मैं आपको क्या बताऊं, जो भी भारतीय सेना है उनके अधिकारी हैं, उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्ता होनी चाहिए। रक्षा बजट अधिक होना चाहिए। सेनाओं से संबंधित जब भी नीतियों का निर्धारण हो तो उसमें सैन्य अधिकारियों को सम्मिलित करना चाहिए, और जब भी आंतरिक और बाह्य हमले हों तो उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो जब भी कोई देशभक्त प्रधानमंत्री आएंगे तो इन मुद्दों पर